नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल गोपाल पीडिया पे। तो अभी बजट प्रस्तुत होने वाला है 1 डे ऑफ फरवरी यानी 1 फरवरी को। सरकार जो है आने वाले फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए बजट प्रस्तुत करने वाली है। तो आइए जानते हैं बजट से संबंधित फैक्ट्स। कहाँ से सरकार का इनकम होता है और कहाँ सरकार उसको खर्च करती है। सबसे पहला बजट किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, बजट पहले कब प्रस्तुत किया जाता था, उसके टाइमिंग में कब जाकर के डिफरेंस हुआ, अलग अलग तरह के बजट जो अभी तक प्रस्तुत किए गए हैं उसके बारे में सारी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग बजट के डिफिनीशन से। तो डिफिनीशन कहता है कि बजट होता क्या है। तो ये है, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। यानी एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार का आकलन होता है इसमें कि हमारा कितना इनकम होगा और हमारा कितना खर्चा होगा। बजट शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं है। कहाँ? हमारे संविधान में इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। जैसा कि ऊपर हम लोग देखें, इसको क्या कहा जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। यानी सरकार के द्वारा ये पूरा ब्यौरा रहता है कि हमारा कहाँ से इनकम होगा और हमारा कहाँ से एक्सपेंडिचर होगा, क्या क्या सोर्स हम नए जनरेट कर रहे हैं और इनकम के लिए, और क्या क्या सोर्स नया जनरेट कर रहे हैं खर्च के लिए। सारा चीज़ का इसमें विवरण रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट में डेट एंड टाइमिंग। इसके अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि स्टार्टिंग से लेकर के कब किस समय बजट प्रस्तुत किया जाता था। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बजट कब प्रस्तुत किया जाएगा, किस तारीख को और किस समय। ये फिक्स किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी राष्ट्रपति के द्वारा। अब राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है मतलब आप समझ सकते हैं कि कैबिनेट के मंजूरी के बाद, यानी कैबिनेट जो है राष्ट्रपति को सलाह देती है और उसी के हिसाब से राष्ट्रपति काम करते हैं। यानी इनडायरेक्टली कहें तो जो कैबिनेट है, कैबिनेट ही डिसाइड करता है टाइमिंग और डेट। 2000 ईस्वी तक, यानी सन 2000 ईस्वी तक बजट 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था, 5 बजे शाम को। कब? तो ये लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी में शाम को 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था। ये परंपरा उस समय से आ रहा था जब भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश कंट्री था। क्यों? क्योंकि भारत और ब्रिटेन का जो टाइमिंग डिफरेंस है, जब भारत में शाम होता है तो ब्रिटेन में सुबह होता है, इसीलिए भारत में शाम को जो है प्रस्तुत किया जाता था, क्योंकि उस समय जाकर के वहाँ जो है सुबह हो गया होता था। और यही प्रक्रिया चूँकि भारत आज़ाद होने के बाद भी जो है इसी को फॉलो कर रहा था। हमको नहीं पता कि क्यों इसको फॉलो किया जा रहा था, और 2000 ईस्वी तक इसको फॉलो किया गया। जब यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में, तब उन्होंने इसको चेंज कर दिया और 5 बजे के जगह पे 11 बजे कर दिया लास्ट डे ऑफ फरवरी को। ये प्रक्रिया चलते रही कब तक? 2016 तक। 2016 में आपको पता है 2015 में मोदी गवर्नमेंट शासन में आई 2014 का लोकसभा इलेक्शन के बाद, और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली। इन्होंने जो लास्ट डे ऑफ फरवरी होता था, यानी फरवरी का अंतिम वर्किंग डे जो को ये प्रस्तुत किया जाता था, उसको कर दिए इन्होंने फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, यानी फरवरी के पहले वर्किंग डे में प्रस्तुत किया जाने लगा। कब से? तो ये 2017 से। तो याद रखिए 2000, 2016 और 2017। 2000 में क्या किया गया? टाइम चेंज किया गया, 5 बजे शाम से 11 बजे सुबह किया गया। 2016 में क्या चेंज किया गया? तो टाइम को चेंज करके 2016 में जो है फर्स्ट वर्किंग डे जो होता, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी जो होता था, उसके जगह पे फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी कर दिया गया। कब से? 2017 से। नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है एनुअल बजट से संबंधित, यानी इस बजट से संबंधित। तो पहला बार जो रेलवे बजट जो आम बजट से सेपरेट किया गया था भारत में, वो 1924-25 में। देखिए ये पास होता था कहाँ? ब्रिटेन में ये पास होता था। वो 1924-25 में इसको पहली बार सेपरेट कर दिया गया था। भारत में पहला यूनियन बजट, आज़ाद भारत का पहला जो बजट पेश किया गया था किनके द्वारा? तो आर के षणमुखम सेठी के द्वारा
26 नवंबर 1947 को ये पेश किया गया था। और वो गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, तो वो जॉन मथाई। यहाँ डिफरेंस यही समझिए, स्वतंत्र भारत यानी 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद, और गणतंत्र भारत यानी 26 जनवरी 1950 के बाद। पहला जीरो बेस्ड बजटिंग कब प्रस्तुत किया गया, 1987-88 में। जीरो बेस बजट क्या होता है, यानी शून्य आधारित बजट, तो ये हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। 1987-88 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उनके काल में ये लाया गया था। बहुत बार ये एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। पी वेंकट रमन जो थे ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे जो कि आगे जाकर के भारत के राष्ट्रपति बने। कौन, नाम याद रखिए, पी वेंकट रमन। इसके बाद आपको नाम याद होगा प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी भी फाइनेंस मिनिस्टर थे और ये बाद में जाकर के भारत के प्रेसिडेंट भी बने, राष्ट्रपति भी बने। और अभी हाल ही में 2017 में भारत सरकार के द्वारा एक बार फिर से रेलवे बजट को आम बजट में, जो जनरल बजट होता है, उसमें मर्ज कर दिया गया मोदी सरकार के द्वारा। कब, 2017 में। तो इसके लिए रेलवे का दो टाइम याद रखिए, 1924-25 और 2017। नेक्स्ट है कि कौन कौन से वैसे प्रधानमंत्री थे जिनके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया। प्रधानमंत्री के द्वारा जनरली बजट जो है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उस समय सिचुएशन कुछ ऐसा बना कि प्रधानमंत्री को करना पड़ा, क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो किसी कारण बस मतभेद के कारण बस वो रिजाइन दे दिए। जैसे पहले थे जवाहरलाल नेहरू, उस समय टीटी कृष्णमाचारी जो है अपना जो है त्यागपत्र दे दिए थे। इस कारण से जवाहरलाल नेहरू को एज ए प्राइम मिनिस्टर बजट प्रस्तुत करना पड़ा था। ये बात है 1958-59 की। इंदिरा गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था जब मोरारजी भाई देसाई से इंदिरा गांधी का मतभेद हो गया था और मोरारजी भाई देसाई जो है एज ए फाइनेंस मिनिस्टर रिजाइन कर दिए थे। उसी तरह से ध्यान रखिए ये भी कि मोरारजी भाई देसाई बाद में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी हटने के बाद जनता सरकार की पार्टी जो पावर में आई, तो उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई थे। उसी तरह से राजीव गांधी के शासनकाल राजीव गांधी भी प्रस्तुत किए। क्यों, क्योंकि वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह रिजाइन दे दिए थे। बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह भी भारत के प्रधानमंत्री बने। उसी तरह से चौधरी चरण सिंह कब बने थे प्राइम मिनिस्टर, तो मोरारजी भाई देसाई के बाद। चौधरी चरण सिंह मोरारजी भाई के कैबिनेट में थे, लेकिन बाद में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और फिर से अपने जो है खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए। पी चिदम्बरम जो है पहले नॉन कांग्रेस फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया। अब देखते हैं कि बजट में होता क्या है, बजट में कौन कौन सा जो टर्म है, यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म, इकोनॉमिकल टर्म आएगा, इसको समझते हैं। तो ये क्या होता है, एस्टिमेट्स ऑफ रिवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू का मतलब है रिवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स, यानी सरकार को क्या कितना इनकम होगा उसको बोलते हैं रिवेन्यू। रिसीट जो है सरकार का इनकम दो तरह का होता है, एक रिवेन्यू इनकम और एक कैपिटल इनकम। रिवेन्यू इनकम उसको कहते हैं जैसे सरकार का जितना भी टैक्स से जमा पैसा होता है उसको रिवेन्यू इनकम कहते हैं। और कैपिटल रिसीट उसको बोलेंगे जो सरकार के द्वारा कोई संपत्ति है सरकार का और सरकार उसको बेच देती है, तो उससे जो इनकम आता है उसको कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। वेज एंड मीन्स टू रेज रिवेन्यू, सरकार इस बजट में बताएगी कि हाँ हम कैसे जो है इनकम जनरेट करने वाले हैं। जैसे कि आपको याद होगा पिछले बजट में सरकार ने फार्मर सेस लगा दिया था एट द रेट ऑफ 3%। 3% नहीं, शायद ये पेट्रोल और डीजल पे स्पेशली लगाया था, एब्सोल्यूट टर्म में कुछ रुपये वो याद नहीं है हमको। तो ये वही साधन बताती है कि हम कैसे रिवेन्यू जो है जनरेट करने वाले हैं। द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कमिंग ईयर, मतलब बजट में सरकार ये भी बताती है किस तरह की आर्थिक और फिस्कल पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी जिसको कहते हैं, किस तरह की आर्थिक नीति हम आने वाले समय में अपनाने जा रहे हैं। मतलब टैक्सेशन प्रपोजल क्या होगा, किस तरह से लोगों पे टैक्स लगाया जाएगा। जैसे देखते हैं ना हर साल
इनकम टैक्स जो स्लैब होता है उसमें कुछ चेंजिंग करती है सरकार, चेंज करना न करना हालांकि ये सरकार की मर्जी है, लेकिन ये जो है बजट में ही निहित होता है और बजट में ही घोषणा किया जाता है। प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रिवेन्यू, कहाँ कहाँ से सरकार रिवेन्यू जनरेट करने वाली है ये भी बताती है। स्पेंडिंग प्रोग्राम, यानी पैसा जो आएगा ये रिवेन्यू और कैपिटल रिसीट से उसको खर्च कैसे किया जाएगा, कहाँ कहाँ किया जाएगा, कौन कौन से नए स्कीम और प्रोजेक्ट यानी कौन कौन सी नई योजनाएं और इन प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है सरकार के द्वारा। उसके अलावा डिटेल ऑफ एक्चुअल रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर, ये तो जो है हम लोग जो ऊपर देखे आने वाले फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष के लिए। इसके अलावा सरकार ये भी बताती है कि जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ इसमें कैसा हम परफॉर्म किए, यानी कि जो हम एस्टिमेट किए थे उसमें से कितना एस्टिमेशन कितना था और एक्चुअली में कितना रिसीट हुआ, कितना हम एस्टिमेट किए थे खर्च का और एक्चुअली में कितना एक्सपेंडिचर हुआ, ये सारा विवरण रहता है। द रीजन फॉर एनी डिफिसिट, हाँ अगर जो पिछला साल जो हम बजट पास किए उसमें अगर किसी तरह का खर्च जो घाटा हो गया, जिसको कि अलग अलग तरह के डिफिसिट से हम, इसके लिए अलग आपको एक वीडियो बनाना पड़ेगा, बजटरी डिफिसिट जिसको कहते हैं, फिस्कल डिफिसिट कहते हैं, तो अगर वैसा घाटा हो गया तो वो बताना है और उसका कारण भी बताना है कि किस वजह से वो लॉस हुआ। अगर एक स्लैब में समझें इस बजट को टोटल, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, देखिए ये बजट है और बजट में दो अकाउंट होता है, एक रिवेन्यू अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट, यानी सरकार का चाहे खर्च हो या एक्सपेंडिचर ये दो तरह का होता है, एक रिवेन्यू होता है और दूसरा कैपिटल होता है। अगर रिवेन्यू रिसीट्स की बात करें, यानी कौन कौन सा इनकम सरकार को रिवेन्यू के तरफ से आएगा, तो वो होता है टैक्स और नॉन टैक्स, यानी कर के माध्यम से और गैर कर स्रोत क्या क्या है। अब टैक्स के माध्यम से यानी कर के माध्यम से क्या क्या आएगा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी सरकार जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के माध्यम से कितना इनकम सरकार को हो रही है। देखिए टैक्स, अगर आपका इनकम, जैसे आदमी का इनकम होता है, काम करता है, कोई सैलरी उठा रहा है या फिर कोई बिजनेस कर रहा है तो उससे इनकम होता है, तो इनकम पे जो टैक्स लगता है वो उसको इनकम टैक्स कहते हैं। तो उस वो जो टैक्स आता है वो सरकार के लिए क्या है, रिसीट्स है, और रिसीट्स में किस तरह का है, तो ये रिवेन्यू रिसीट्स है। इसके अलावा प्रॉपर्टी एंड कैपिटल, प्रॉपर्टी अगर आप कोई संपत्ति आप बेचते हैं या कोई किसी तरह का पूंजी है आप उसको बेचते हैं तो उस पर भी टैक्स लगता है, तो वो भी किसके अंतर्गत आता है, तो वो भी रिवेन्यू रिसीट्स के और एक टैक्स कैटेगरी में आता है, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स जिसको बोलते हैं। अगला है कमोडिटी एंड सर्विसेज, जैसे सर्विस टैक्स लगता है आपको, जैसे पता होगा कि जो ये LIC आप मान लीजिए एक लिए है, LIC में आप जमा करने जाते हैं तो प्रीमियम होता है और प्रीमियम के साथ सर्विस टैक्स लगा देता है जिसको GST कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जितने भी तरह के जो इनकम टैक्स में दो तरह का, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को अभी जो है चेंज करके उसका जो एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और दूसरा जो है GST डिपार्टमेंट, पहले उसको एक्साइज कहा जाता था, अभी उसको GST कर दिया गया है। नॉन टैक्स सोर्स में क्या है सरकार का रिसीट में, तो करेंट क्वाइनेज एंड मिंट। अब यानी सरकार क्या करती है, जो है करेंसी छपवाती भी है, तो वो भी किसके अंतर्गत आता है, तो रिवेन्यू रिसीट्स के अंतर्गत आती है। अगला है इंटरेस्ट रिसीट्स एंड डिविडेंड्स। अब देखिए सरकार अगर किसी को लोन देती है तो लोन पे इंटरेस्ट तो सरकार को मिलेगा ना, तो उस इंटरेस्ट को किसके कैटेगरी में रखेंगे, रिवेन्यू रिसीट्स के अंतर नॉन टैक्स वाला कैटेगरी में रखेंगे। या फिर सरकार किसी कंपनी में शेयर खरीद लिया है तो उस शेयर पे जो डिविडेंड आएगा तो वो भी इनकम है सरकार के लिए, तो वो भी रिवेन्यू रिसीट्स में आएगा, किसके अंतर, नॉन टैक्स कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। और इसके अलावा अदर्स मीन्स इन सबों में से छोड़ करके और जो इनकम है सरकार को उसको अदर्स की कैटेगरी में रख देते हैं। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार का क्या क्या है, तो देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हो जाएगा कि ऑल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अलावा जितना भी सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत जो खपत होता है सरकार का, उसके अलावे जो भी खर्च है उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व खर्च उसको बोल देंगे। इसमें क्या है, जनरल सर्विस यानी पुलिस, जुडिशियरी एंड
डिफेंस, जैसे पुलिस है उसको तो सैलरी चाहिए भाई, जुडिशियरी है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनको भी चाहिए, डिफेंस वालों को इनकम चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, उनकी सैलरी देना है। तो ये क्या है, ये जनरल सर्विस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस, एजुकेशन, मेडिकल एंड एम्प्लॉयमेंट। अब एजुकेशन सारे जो है थ्रू आउट इंडिया जो है माध्यमिक स्कूल है, मिडिल स्कूल जिसको बोलते हैं, प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, यूनिवर्सिटीज हैं, तो वहाँ सारे जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या फिर वहाँ के जो काम कर रहे हैं स्टाफ उनका सैलरी, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये जो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएंगे। अब इसके अलावा जो है नेक्स्ट है इकोनॉमिक सर्विस, यानी कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड, इन सबों में जो सरकार खर्च करेगी वो भी एक्सपेंडिचर कैटेगरी में, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किस तरह का, तो रिवेन्यू नेचर का होगा। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल में भी रिसीट सरकार को कहाँ कहाँ से आ सकता है, तो नेट रिकवरीज ऑफ लोन एंड एडवांसेस, सरकार किसी को अगर लोन दिया है और लोन वापस फिर दे दिया सरकार को, तो क्या हो गया, कैपिटल इनकम हो गया, कैपिटल इनकम हो गया रिसीट। नेट मार्केट बोरोइंग, सरकार को जरूरत पड़ी, आईएमएफ से पैसा ले लिया, तो वो क्या हुआ सरकार के लिए, कैपिटल रिसीट है सरकार के लिए। नेट स्मॉल सेविंग कलेक्शन, सरकार जो कहीं अपना पैसा जमा की उससे जो इनकम हुआ वो भी क्या है, कैपिटल रिसीट है। उसके बाद अदर्स, खर्च कहाँ होता है, तो सरकार लोन देती है किसको, यहाँ की जो स्टेट है, राज्य सरकार है उनको देती है, या फिर यूनियन टेरिटरीज हैं उनको भी देती है। एक्सपेंडिचर कहाँ किया जाता है, नेक्स्ट एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में इकोनॉमिक सोशल, अब कहीं जो है पुल बन रहा है, कहीं बिल्डिंग बन रहा है, सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बन रहा है, तो ये सब सारे हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं। तो इस बोर्ड से आप समझ सकते हैं सरकार का जो पूरा खाका ब्यौरा होता है, कहाँ से पैसा आएगा कहाँ जाएगा, पूरा जो है इसमें आपको डिटेल मिल जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं स्टेज ऑफ बजट, यानी बजट प्रस्तुत जब होता है तो कौन सा प्रक्रिया से ये गुजरता है। तो इसमें जो पहला है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, जो कि शुरू होता है फाइनेंस मिनिस्टर के स्पीच से। नेक्स्ट होता है जनरल डिस्कशन, उस पर पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंट में लोग जो है डिस्कस करते हैं। इसके बाद का जो प्रोसीजर है वो स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटी, इसमें 24 डिपार्टमेंटल कमिटी है, यानी सरकार के जो वेरियस डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग विभाग है, वो जो है इस पर स्क्रूटनी करती है, पूरी तरह से इसका जांच पड़ताल करती है। इसके बाद अनुदान मांगों पर मतदान, जब ये हो जाता है स्क्रूटनी, उसके डिपार्टमेंटल कमिटी के द्वारा जब स्क्रूटनी कंप्लीट हो जाता है, तो वो हर डिमांड जो सरकार के द्वारा बजट में प्रस्तुत किया गया था उसको पार्लियामेंट में रखा जाता है वोटिंग के लिए, उसी को बोलते हैं वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। यानी एक तरह से अगर सिंपल भाषा में समझिए तो ये जो है जांच कर लिया पूरा तरह से, उसके बाद ये ऑर्डर दे दिया कि ठीक है आप जो है चेक बना करके दे दीजिए। अब तो जब वोट हो गया पार्लियामेंट में हर डिमांड के लिए, तो इसका मतलब है कि चेक पे अमाउंट वगैरह लिख दिया, नाम वगैरह लिख दिया कि इस खर्च के लिए इतना पैसा, फलना खर्च के लिए इतना पैसा। अब चेक बन के तैयार हो गया, लेकिन चेक अभी मिला नहीं है। चेक कब मिलेगा, तो जब एप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाएगा, जिसको विनियोग विधेयक कहते हैं। विनियोग विधेयक ये पास हो जाने के बाद सरकार को वो चेक हाथ में मिल जाता है। अब सरकार वो चेक को ले जा करके भंजा सकती है। कहाँ से भंजाएगी, तो कंसोलिडेटेड फंड जो है भारत सरकार की संचित निधि, वहाँ से पैसा निकाल सकती है। तो पहले अनुदान मांगों पर मतदान होगा पार्लियामेंट में। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि मतदान सिर्फ वैसे खर्च पे होता है जो कंसोलिडेटेड फंड पे से किया जाता है, जो इसमें चार्ज्ड नहीं होता है। चार्ज जो खर्च होता है कंसोलिडेटेड फंड पे, वो सिर्फ पार्लियामेंट में चर्चा किया जाता है, उस पर वोट नहीं किया जा सकता है। जैसे कि राष्ट्रपति का जो वेतन होता है, वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनका वेतन, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है उसका वेतन, ये सभी जो है कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज एक्सपेंडिचर है, इस पे वोटिंग नहीं होता है, सिर्फ चर्चा होता है। लेकिन जो एक
और दूसरे तरह का एक्सपेंडिचर है उसको बोलते हैं पेड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड। उस पर चर्चा भी होता है और उस पर वोटिंग भी होता है। ये हो जाने के बाद विनियोग विधेयक पास किया जाता है। इस पर काफ़ी चर्चा होता है विनियोग विधेयक पास करने से पहले, और ये पास हो जाने के बाद सरकार को मिल जाता है चेक और सरकार उसको ले जा करके बना सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड में। नेक्स्ट है पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। अब देखिए बजट जो प्रस्तुत किया गया था ये तो उस दिन चर्चा वर्चा हो गया, लेकिन इसको पास नहीं किया गया। तो बजट जो होता है मनी बिल के अंतर्गत आता है। मनी बिल आपको पता है, मनी बिल में जो लोकसभा होता है उसका विशेषाधिकार होता है, ये आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है। मनी बिल है या आम बिल है, जो ये डिसाइड करने का पावर किसके पास है, तो लोकसभा का जो स्पीकर है। अब जो है बजट को, इस बजट जो भी नया नया प्रपोजल सरकार के द्वारा लाया गया उसको ये फाइनेंस बिल के रूप में अनुच्छेद 110 के अंतर्गत लोकसभा में रखा जाता है। फिर उसको लोकसभा से पास किया जाता है, जो है फिर राज्यसभा जाता है। इसको ऐसा कहा जाता है कि जब ये प्रेजेंट किया गया बजट, इसके 75 दिन के अंतर्गत लोकसभा से राज्यसभा से पास करा के प्रेसिडेंट का असेंट ले लेना है, सहमति ले लेना है। अब आइए जानते हैं टाइप ऑफ बजट के बारे में। तो एक तो यूनियन बजट जानते ही हैं, जो हर साल जो रेगुलर बजट इसको कह सकते हैं, जो प्रस्तुत होता है हर साल पार्लियामेंट में। दूसरा होता है इंटरिम बजट। इंटरिम बजट क्या होता है, तो अगर सरकार अपना टर्म पूरा नहीं करने जा रही है, मान लीजिए कि चुनाव होने वाला है जून महीना में, अब ये जून महीने में चुनाव होगा तो सरकार रहेगी या ना रहेगी इसका तो कोई गारंटी है नहीं। तो सरकार क्या करती है कि अप्रैल से जून तक जो है एक इंटरिम बजट पास कर लेती है, मतलब कि उस पीरियड के लिए कितना खर्च, कितना इनकम होगा उसका ब्यौरा दे करके। तो यानी जो पार्ट टाइम बजट होता है उसी को इंटरिम बजट कहा जाता है। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, तो इसको समझने के लिए इसको आपको पहले स्लैब में जाना होगा। देखिए बजट तो जो है प्रस्तुत कर दिया जाता है कब, जो है अभी तो 1 फरवरी को, यानी 1 फरवरी को प्रस्तुत कर दिया जाता है, लेकिन इसको पास होते होते लगभग 2 महीने का टाइम लगता है। तो 2 महीने का टाइम में अगर सरकार को पैसा नहीं रहेगी तो सरकार काम अपना कहाँ से करेगा। तो सरकार 2 महीने के लिए लगभग जो एस्टिमेट होता है उसका 1/6 वोट ऑन अकाउंट उसको बोलते हैं, ये पारित करा लेती है पार्लियामेंट से। और 2 महीने तक खर्च के लिए, ये सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ खर्च के लिए पारित किया जाता है पार्लियामेंट से। और इसके बाद ये जनरली जो होता है ये पूरे एस्टिमेट का 1/6, क्योंकि 2 महीने के लिए किया जाता है पारित करा करके, और सरकार अपना 2 महीने खर्च करती है। बाद में जब पूरा प्रक्रिया हो जाता है तो जो है वो तो जनरल फिर आगे जो है काम चलते रहता है। नेक्स्ट है जीरो बेस्ड बजटिंग। क्या है, शून्य आधारित बजट। तो इसमें क्या करती है सरकार, हर साल जो है नए सिरे से बजट तैयार करती है, यानी उसमें पुराना जो स्कीम है वो लागू रहेगा, लेकिन इसमें उस हर चीज को नए सिरे से शुरू किया जाएगा, उसको फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द इंसेप्ट जो है शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट उस बजट को कहा जाता है ना कि जिसमें डिफिसिट्स नहीं हो, जो वेरियस अलग अलग तरह के डिफिसिट्स होते हैं, जैसे फिस्कल डिफिसिट हो, बजटरी डिफिसिट हो। तो इस तरह का डिफिसिट अगर नहीं है, ना तो सरकार को घाटा हो रहा है और ना फायदा हो रहा है, तो उस तरह के बजट को संतुलित बजट कहते हैं। जेंडर बजट क्या होता है, तो अगर बजट में उस तरह की प्रक्रिया है, उस तरह का प्रावधान है जिसमें कोई खास जेंडर को टारगेट करके और उनको फायदा पहुंचाने के लिए प्लान को ये स्कीम लाया जा रहा है, तो उसको जेंडर बजटिंग कहते हैं। जैसे भारत में ऐसा होता है कि यहाँ महिलाओं के लिए स्पेशल सरकार के तरफ से बजट में प्रावधान रहता है। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इसका। तो जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़े कि बजट जो मेंशन नहीं है हमारे संविधान में, इसको क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, AFS। आर्टिकल 265 अनुच्छेद 265 कहता है कि सरकार किसी तरह का टैक्स नहीं लगाएगी जब तक कि कोई कानून उसको ऑथराइज न करे। जैसे पहले लगता था इनडायरेक्ट टैक्स, लेकिन उसके जगह पे हटा करके क्या ला दिया गया, GST। तो GST लाने से पहले सरकार को अमेंडमेंट करना पड़ा, एक कानून लाना पड़ा। बिना कानून के कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती है सरकार।
अनुच्छेद 266 कहता है कि कोई भी खर्चा सरकार नहीं कर सकती है एक्सेप्ट विथ ऑथराइजेशन ऑफ लेजिस्लेचर, अनटिल और अनलेस पार्लियामेंट के द्वारा उसको ऑथराइजेशन नहीं मिल जाता है तो सरकार किसी तरह का खर्च नहीं कर सकती है। इसीलिए क्या लाया जाता है, बजट लाया जाता है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। तो ये प्रेसिडेंट सेल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर काउज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी है। हालांकि ये काम किया जाता है किसके द्वारा, कैबिनेट के द्वारा, जो सरकार होती है उसके द्वारा किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, आशा है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।